तो जो भी वीडियो देख रहे होंगे पहले स्क्रीनशॉट कर लेंगे ताकि फिगर को समझने में आसानी हो। आप सभी को लोगों को मेरा सुप्रभातम। आज जो कि इस चैप्टर का हमारा कौन सा डे है? थर्ड डे है, यानी कि पार्ट 3 भी इसे हम मान सकते हैं, समझे? थर्ड डे है। तो यहाँ पर आज जो है कि हमने आप जो को टॉपिक बताया था वो गुरु बीजाणु जनन के बारे में बताया था। तो जो पिछले वीडियो में हमने बताया था, जो पिछले क्लासेज में हमने आप लोग को बताया था, उसको जो है कि आप लोग क्या करें, एक बार थोड़ा याद करें कि हमने क्या पढ़ा था, समझे? तो आप लोगों ने क्या पढ़ा था? सबका ध्यान इधर होना चाहिए, लिखना बंद कर दें फिलहाल, क्योंकि अब हम जा रहे हैं समझाने। तो इस समय बिल्कुल बंद कर दे लिखना। टाइम देते हैं, उसी समय जो भी लिखना है लिख लिया करो। अभी केवल समझो। कल जो है कि हम कल जो है कि हमने आप लोगों को बताया था, आप लोगों को याद होगा कि जो लघु बीजाणु जनन है वो कैसे होता है। तो लघु बीजाणु जनन में हमने क्या बताया था, एक बार याद करो कि हमारे जो परागकोश है, परागकोश में क्या होते हैं? परागकोश में क्या होते हैं? एक प्रकार की अधोस्तरीय कोशिका होती हैं। क्या होती है? वह अधोस्तरीय कोशिका जो है कि जो परागकोश में मौजूद बीजाणु होते हैं वो एक प्रकार के अधोस्तरीय कोशिका होते हैं। परागकोश में मौजूद जो बीजाणु होते हैं वो क्या होते हैं? एक प्रकार का अधोस्तरीय कोशिका होते हैं। वह अधोस्तरीय कोशिका डेवलप्ड करके प्रपूषु कोशिका का निर्माण करती है। फिर वह प्रपूषु कोशिका जो है कि क्या करती है? प्रपूषु कोशिका दो भागों में जो है कि दो भागों में विभाजित हो जाती है। एक होती है भित्तीय कोशिका, प्राथमिक भित्तीय कोशिका, एक होती है प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका, समझे? हमने बताया था प्राथमिक भित्तीय कोशिका जो है कि सुरक्षा प्रदान करता है और पोषण प्रदान करता है। अब बाह्य स्तर, अंत स्तर, ये क्या करते हैं? सुरक्षा प्रदान करते हैं। और जो टेपिटम जो सबसे अंदर का लेयर होता है वो प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका को क्या प्रदान करता है? पोषण प्रदान करता है, समझे? इतना तक तो कल क्लियर था। अब प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका पहले समसूत्री विभाजन करती है और समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जो है कि लघु बीजाणु मातृकोशिका का निर्माण करती है। लघु बीजाणु मातृकोशिका का निर्माण करती है और फिर लघु बीजाणु मातृकोशिका सब अर्धसूत्री विभाजन करके जो है कि क्या करती है? परागकणों का निर्माण करती है। फिर जब, अब ध्यान देना, आज हमें जो टॉपिक समझना है, फिर जब वह परागकण वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो अब देखो प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका, फिर हमने बताया था परागकण का निर्माण करती है। तो परागकण की संरचना में आप लोगों ने देखा था कि एक होती है वर्धी केंद्रक, एक होती है जनक केंद्रक। जनक केंद्रक जो है कि जब पराग नलिका पर आता है, पराग नलिका जब बनाता है वर्तिकाग्र पर, वह तो कितना नरयुग्मक बना लेता है? 2 नरयुग्मक बना लेता है। अब इस 2 नरयुग्मक कैसे जो है कि निषेचन करते हैं, जब हम इस टॉपिक को बताएंगे तब आप लोगों को समझाएंगे। अभी दिमाग में आप लोग रख लो कि जनक केंद्रक कितना युग्मक बनाता है। तो पराग नलिका के माध्यम से ध्यान देना, पराग नलिका के माध्यम से वर्तिकाग्र से कितने युग्मक गुजरते हैं? 2। और वो कहाँ तक पहुँचते हैं? बीजांड तक, अंडाशय के बीजांड तक पहुँचते हैं। तो हमने बताया था ये जो हमारा फीमेल पार्ट है फ्लावर का, ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ये कौन सा पार्ट है? तो आप लोगों को आज हम बताएंगे गुरु बीजाणु जनन के बारे में। किसके बारे में बताएंगे? अब बताओ, लघु मतलब क्या होता है? गुरु मतलब क्या होता है? बड़ा। गुरु मतलब क्या होता है? बड़ा, समझे? तो गुरु मतलब क्या होता है? बड़ा। लघु मतलब क्या होता है? छोटा। तो जो मेल पार्ट, जो मेल गैमेट है, जो प्लांट का नर युग्मक है, वह साइज में क्या है? तो उसे क्या कहा गया? लघु बीजाणु कोशिका क्या गया? आज जो फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर है वह साइज में क्या है? बड़ा का मतलब उससे बहुत बड़ा है, समझे? तो उसे क्या कहा गया? गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु कहा गया। क्या कहा गया? तो लघु बीजाणुओं की निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? लघु बीजाणु जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु बीजाणु जनन कहते हैं ना हो। तो गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहोगे?
तो लघु बीजाणु जनन से क्या बनते हैं? मेल गैमेटा फ्लावर। गुरु बीजाणु जनन से क्या बनते हैं? फीमेल गैमेटा फ्लावर। अब ये बताओ, जो हमारी फीमेल गैमेटा फ्लावर है वो जो है कि कहाँ रहता है? फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर पेस्टिल पर रहेगा, जिसे हम जायांग कहते हैं। अब जायांग की संरचना में हम लोग को आप लोग बताया था, जो सबसे मुख्य भाग होती है उसे वर्तिकाग्र कहते हैं। फिर जो ये सुराही की तरह वर्तिकाग्र से नीचे जो नली की तरह, इसे वर्तिका कहते हैं। और ये जो हमारा पूरा भाग है इसे क्या कहते हैं? अंडाशय। अंडाशय के अंदर जो है कि बीजांड कोशिका होती है। अब हम लोग की बीजांड के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो कैसे जो है कि अंडाशय में कैसे जो है कि कौन कौन सी चीज़ें होती है, ध्यान देना। ये जो हमारा अंडाशय है, देख रहे हो, इसका जो ये वाला भाग है, अब मान लो यहाँ से पराग नलिका आई तो जो है कि सीधे यहाँ से नहीं टपक जाएगी, वो जो है कि धीरे 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 यहाँ आएगी और कहाँ से प्रवेश करेंगी? बीजांड द्वार के माध्यम से जो है कि क्या करेंगी? प्रवेश करेंगी। समझे? तो ये हमारा जो नीचे वाला पार्ट यहाँ पर आप लोग ये देख रहे हो, ये कौन सा पार्ट है? कौन सा पार्ट है? कोई डाउट? अब ध्यान देना, यहाँ पर तुम लोग एक सिंगुलर टाइप लाइक स्ट्रक्चर देखोगे किताब में, जिसे हम लोग कहते हैं तंतु रूप समुच्चय। क्या कहते हैं? फिगर में देखो, देखो यहाँ पर आप लोग देखोगे, यहाँ पर ये एनसीईआरटी की किताब है, आप लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं अभी आप लोगों को कि ये जो हमारा है फिंगर टाइप का स्ट्रक्चर आप लोगों का ये दिख रहा है ना, ये फिंगर टाइप का प्रोजेक्शन ये दिख रहा है ना, इसे हम लोग कहते हैं तंतु रूप समुच्चय। क्या करते हैं? अच्छा, इस तंतु रूप समुच्चय के कार्य क्या होते हैं? जब मेहमान आते हैं या बाराती आती है तो घराती उसको स्वागत करने के लिए रास्ता दिखाने के लिए जाते हैं ना, क्या कहते हैं कि हई रास्ता से चलो, हई द्वार पर हई। पहले से तो सब देखे नहीं होते हैं, या कहीं भी जाते हैं तो कोई दिखाने वाला, गाइड करने वाला होता है ना। आप ही लोग जाएंगे विदेश टूर घूमने, माना कहीं जा रहे हैं तो कोई ना कोई वहाँ जाने के लिए, कोई ना कोई समझाने के लिए गाइड रख लेते हैं ना। तो ये जो तंतु रूप समुच्चय है वह गाइड करता है पोलन ट्यूब को, यानी पराग नलिका को गाइड करता है कि आपको इसके अंदर कैसे प्रवेश, समझे, सहायता प्रदान करता है। क्या करता है? यानी कि नर युग्मक को जो है कि रास्ता दिखाता है, सहायता प्रदान करता है, और बीजांड द्वार में प्रवेश करने के लिए क्या करता है? मदद करता है, प्रेरित करता है। समझे? कौन? तंतु रूप समुच्चय। तो तंतु रूप समुच्चय के कार्य खत्म। तो तंतु रूप समुच्चय का क्या कार्य है? इसे जो है कि फिलीफॉर्म एपार्टस कोई कहते हैं। देखो उसका इंग्लिश में नाम भूल रहे थे, इतना इंग्लिश और हिंदी इतना वो हो गया है कि इसका हिंदी इंग्लिश नाम बहुत बढ़िया था, हम जो है कि इसको कहते थे अपार्टस, कोई एक नाम था एफ से था, समझे। तो खैर हिंदी मीडियम हो आप लोग। तो तंतु रूप समुच्चय जो है कि क्या करता है? हेल्प इन गाइडिंग द पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब यानी पराग नलिका को क्या करता है? गाइड करता है, सहायता प्रदान करता है, ताकि बीजांड द्वार में नर युग्मक क्या कर सके? प्रवेश कर सके। समझे? अब यहाँ पर जो है कि एक बात तुम लोग देखोगे, ये जो हमारा सेल है, जो हमारे बीजांड की संरचना में तुम लोग देखोगे कि ये 3 कोशिका हैं। ये कितनी कोशिकाएं हैं? 3 कोशिका। तो ये 3 ऊपर की कोशिकाएं हैं, 3 देख रहे हो ना। इन 3 ऊपर की कोशिकाओं को हम लोग कहते हैं प्रतिमुख कोशिका। क्या कहते हैं? और इसको इंग्लिश में लोग कहते हैं एंटीपोडल सेल। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? समझ गए? अब ये पूरा का अंडाशय का स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं बीजांड का, समझे। अब ध्यान देना, यहाँ पर तुम लोग देख रहे हो कि 3 कोशिका है कि नहीं है? है ना, 3 कोशिका दिख रहा है ना। इसमें जो है कि ये जो आप लोग किनारे किनारे 2 देख रहे हैं, ये जो है कि क्या है? सहायक कोशिका है। ये जो किनारे किनारे आप लोग देख रहे हैं, ये क्या है? क्या है? सहायक कोशिका है। सहायक कोशिका के नाम से ही तात्पर्य है कि क्या प्रदान करती है। और बीचवा में जो देख रहे हो ये क्या है? अंड कोशिका। क्या है? अंड कोशिका है। क्या है? अंड कोशिका। अरे दुल्हन जब जाती हो तो उसके संग 2 सालियाँ चली जाती है ना, सहायता प्रदान करने के लिए। जब जयमाला पड़ता है तो समझ रहे हो ना।
तो मेन दुल्हन कौन है? अंड कोशिका। ये आयु को क्या है? बहन है। हाँ, दुल्हा के लिए, दुल्हा के लिए साली है। समझ गए ना? तो हाइदू को कौन सी सेल है? अरे सहायक कोशिका। हाइदू कौन है? अंड कोशिका। समझे? और फ्री फार्मर एपार्टस क्या है? घराती है। बता रहा है कि भाई ऐसे ऐसे जाना है, समझे? तो फ्री फार्मर एपार्टस क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। तो हाइदू को कौन सी कोशिका है? सहायक कोशिका। अब बीचवा में क्या है? और यह अंड कोशिका ही तो मादा युग्मक है, समझे? और इसी को तो हम लोग गुरु बीजाणु कहते हैं, समझे? और इसी के बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। यानी गुरु बीजाणु के बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो टोटल आप लोग कितने सेल देखे अब तक? 3 गो ऊपर है प्रतिमुख कोशिका, 3 गो, 6 गो हो गए। अब देखो यहाँ पर एक सेल है, समझे? एक सेल है और उसके अंदर कितने न्यूक्लियस हैं? 2। समझे? नहीं कहते हैं कि हम लोगों का जो है कि शरीर अलग अलग है लेकिन आत्मा क्या है? एक है। तो मतलब शादी वादी तो कहते हैं ना लोग कि मतलब शादी के समय कि दूल्हा दुल्हन को कि हम लोग का शरीर भले अलग अलग है लेकिन आत्मा हम दोनों का अब क्या हो गया? एक हो गया। तो वैसे ही यहाँ समझो इन दोनों का शरीर जो है कि अलग अलग है लेकिन आत्मा दोनों का क्या है? एक है। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि इन दोनों एक ही कोशिका है। क्या है? एक ही कोशिका है लेकिन इसके अंदर कितने न्यूक्लियस हैं? 2। कितने न्यूक्लियस हैं? कितने न्यूक्लियस हैं? 2। नहीं कहते 2 जिस्म एक जान, गाना भी सुने होंगे, 2 जिस्म एक जान। तो यहाँ पर भी क्या है? 2 न्यूक्लियस है लेकिन कोशिका कितनी है? 2 न्यूक्लियस है और कोशिका कितनी है? 1। समझ गए ना? अब ध्यान देना, तुम लोग यहाँ पर नोटिस करना कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 एगो सेल में एगो न्यूक्लियस रहेगा, केंद्रक तो रहेगा ना? तो टोटल केंद्रक कितने हो रहे हैं? टोटल केंद्रक कितने हो रहे हैं? 8। केंद्रक कितने हो रहे हैं? और सेल को हो रहे हैं? 7। सेल कितने हैं? तो इसी स्टेज को हम लोग कहते हैं 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज क्या कहते हैं? 7 सेल यानी कि 7 कोशिका और 8 केंद्रक, इसी स्टेज को हम लोग कहते हैं। तो ये तुम लोग को समझ में आ गया? कोई डाउट है? अब ध्यान देना, इसके ऊपर वाला ये जो पार्ट रहता है इसको हम लोग कहते हैं चैलेजला यानी कि निभाग कहते हैं। क्या कहते हैं? निभाग। क्या कहते हैं? निभाग। और यहाँ ये जो पार्ट देख रहे हो इसे हम लोग कहेंगे बीजाणु वृत्त। क्या कहेंगे? फ्यूनिकल। क्या कहेंगे? फ्यूनिकल। क्या कहेंगे? फ्यूनिकल। समझे? तो एक बीजांड की संरचना में आप लोगों ने देखा कि कितने जो है कि सेल है? 7। और न्यूक्लियस कितने हैं? तो ये समझ में आ गया। बीजांड की संरचना में ये बीजांड द्वार है, ये जो है कि तंतु रूप समुच्चय है, इसका काम जो है कि हेल्प इन गाइडिंग द पोलन ट्यूब। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया? कोई डाउट है? अब ध्यान देना।